नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा रैंडम है पर इम्पॉर्टेंट है। हमारे आज के टॉपिक जो है वो हमें बताएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम क्यों जाना चाहते हैं। इससे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई और बात करें, आज का ये लेक्चर ज़रूर कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर ज़मानों से सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस के साथ साथ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी रहा है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफ़ी अब्रप्टली इंक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए हमारी फूड की डिमांड भी बहुत तेज़ी से शूट कर रही है। इसलिए फूड को बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी प्यारी कंट्री में एग्रीकल्चर का क्या सिनेरियो है वो हम आज देख सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया में एग्रीकल्चर बस मॉनसून का खेल था। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी और अगर नहीं हो पाई तो अकाल आ जाएगा। तो उस दौरान ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम में ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते थे, जो फार्म प्रोडक्ट्स पर्सनल और आसपास की कम्युनिटीज़ को सस्टेन करने के लिए ही ग्रो किया करते थे। फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज थी और अगर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता था तो उससे निजात पाने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सहारा लिया जाता था। सॉइल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मैन्यूर्स का यूज़ होता था और ब्रिटिश रूल की वजह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी नुकसान हुआ था। जो हमारे सीक्रेट रूल्स थे वो भी, जिनको सालों से प्रिजर्व किया गया था, वो भी टी, कॉफ़ी, शुगर केन और टीक के प्लांटेशंस में कन्वर्ट कर दिए गए थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम थी और बहुत ही ज़्यादा फेमाइन्स आते थे और इंस्टेबिलिटी और रिस्क बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आई ग्रीन रेवोल्यूशन। वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर नॉमिनी बॉलोक को जाता है, जबकि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में लॉन्च हुआ तब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन में काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ और फर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स का जम के यूज़ किया गया। पर एक टाइम के बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये सारा फूड प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सॉइल की हेल्थ की कॉस्ट पर हो रहा है। हमारी मृदा और हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा था। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बहुत रिमार्केबल ग्रोथ हुई 1960 से 1980 के बीच। एनपीके का कंजम्पशन 60 से 80 के बीच 0.5 से बढ़कर 50 केजीज तक पहुंच गया, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी तो यूनिवर्सल है और पोटेशियम लिमिटिंग हो जाता है हाई प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हुई। दूसरा, पेस्टिसाइड का कंजम्पशन बढ़ गया, जो ह्यूमन हेल्थ के भी लिए भी ख़राब था, जैसे कि डीडीटी, मैलेथियन, एचसीएच, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। उसके बाद जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी उनकी वजह से एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिससे काफ़ी डिफरेंट टाइप के पेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई। इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की वजह से पेस्ट का रिसर्जेंस भी हुआ। जो माइनर पेस्ट थे जैसे कि कॉटन का स्पोडोप्टेरा और वीट में सॉर्गम का पायरेला या एप्पल स्कैब, ये सब मेजर पेस्ट बन गए। पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू, स्टोरेज ड्रेन में पेस्ट का बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम्स फार्मर्स के सामने आने लगी। पेस्टिसाइड्स का इतना इनॉर्मस यूज़ हुआ कि जो कुछ पॉलीफेगस पेस्ट थे वो रेजिस्टेंट हो गए, जैसे कि हमारा टोबैको कैटरपिलर, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, हमारा डायमंड ब्लैक मॉथ, प्रोटेला साइलोस्टेला, कॉटन बॉलबम, हेलिकोवर्पा, और इसी तरह के पेस्ट ने काफ़ी रेजिस्टेंस पा ली। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी डिग्रेड तो हुई, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ, फॉसिल फ्यूल्स डिग्रेड हुए, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट हुए, रिटर्न्स कम होने लगे और इन सब की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होने लगी। एनपीके के कंटिन्यूड यूज़ की वजह से राइस ग्रोइंग एरियाज़ में जिंक और सल्फ़र की डेफिशिएंसी भी होने लगी। तो इसीलिए ज़रूरी हो गया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक की हेल्प से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, सॉइल कॉम्पैक्शन कम होता है, रन ऑफ और इरिगेशन कम होता है, जिससे सॉइल कंजर्व हो पाती है और उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो सॉइल, प्लांट, वाटर कंटेनम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हमारा रुझान बढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या और वो किस तरह से दूसरी फार्मिंग टेक्निक से अलग है।
आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।